चलिए, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। देखिए, आप सबको बता दूं, आज एनडीटीवी इंडिया ने भी एक बड़ा कवरेज किया है और एनडीटीवी इंडिया का जो पूरी रिपोर्ट है वो चौहान एकेडमी की कम्युनिटी में एडवोकेट एडीवी दिनेश सिंह चौहान की कम्युनिटी में मैंने डाल दिया है। और अब आप लोग ट्विटर पे अगर जाते हैं, एक्स पे जाते हैं तो उसमें भी डाला हुआ है, फेसबुक पे भी डाला हुआ है। मतलब कुल मिला के ये है कि नेशनल मीडिया ने जिस प्रकार से हमारे एक मुहिम को जो आप सब ने चलाया, सभी शिक्षकों ने जो एक सम्मिलित प्रयास किया, आप लोगों ने देखा कितना इसका इम्पैक्ट निकला। मतलब कई बार आप देखेंगे तो जो इंसान प्रोटेस्ट करने उतरता है सड़क पर, तो वो भी इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं हो पाता जितना हमने इस सोशल मीडिया के थ्रू इस सब चीजों को कर दिया। और उसका सबका श्रेय जाता है आप सभी विद्यार्थियों को और सभी तमाम शिक्षकों को जो इस पे जो है लगे और इस पर चीजें किए। और आज हालत यह है कि आज मध्य प्रदेश ईएसपी भी हिल गया इस बात से, क्योंकि किरकिरी होती है यार। कुछ भी को एनडीटीवी इंडिया है, ठीक, आपको पता है एनडीटीवी अगर चला रहा है, आज तक चला रहा है, सोचो ये लोग अगर चला रहे हैं तो मतलब देश स्तर पर बात जा रही है और अपनी क्या तौहीनी होती है। अब नए चूंकि सीएम है, उनके रहते हुए चीजें दिखती हैं तो उनको बड़ा बुरा सा लगता है। फिर लगातार कल आप देखें कि लगातार वो हो रहा था, मतलब बार बार जो है ट्रेंडिंग इंडिया लेवल पे 7-7 बार ट्रेंडिंग हुआ। और आज जो है व्यापम ने खुद जो है अब क्या किया है, अपनी ये रिजल्ट वगैरह इसको डाल रहे होंगे, अपलोड कर रहे होंगे, तो कल जो इसकी वेबसाइट रहेगी बंद, क्योंकि ये डालेंगे अपना पूरा रिजल्ट और तमाम चीजें। उसकी सूचना इन्होंने आज दी है कि सभी आवेदकों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 12 जनवरी 2024 को प्रातः 11 बजे शाम 6 बजे तक कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड का सब डोमेन esb.mponline.gov.in रख रखाव गतिविधि बंद रहेगा। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली जो भी रिजल्ट वगैरह जो डाले जाते हैं वो यही डालता है एमपी ऑनलाइन। आपको पता होना चाहिए कि हम जो फॉर्म भरते हैं वो हमारा फॉर्म किसके थ्रू भरा जाता है, एमपी ऑनलाइन के थ्रू भरा जाता है। हमारा रिजल्ट जो निकलता है, जो सब डोमेन है, वो एमपी ऑनलाइन के थ्रू निकलता है। मतलब सारी की सारी जो प्रोसेस है हमारी इससे होती है। अब थोड़ा सा अगर हम तमाम चीजों के तरफ से थोड़ी सी अगर हम पुश करते रहे और लगातार अपने इस आंदोलन में लगातार हम बने रहे, क्योंकि जहां भी आप पाओ #ESB रिजल्ट जारी करो, इंग्लिश में सीधे #ESB_result ESB, ठीक है, जारी करो। अगर आप इस चीज को करते रहेंगे तो मैं तो जहां भी लिखता हूं उसमें इतना जरूर डाल देता हूं #ESB_result_जारी_करो, हैशटैग करो। तो मतलब उससे क्या हो रहा है कि एक स्पैम हो रहा है पूरे चारों तरफ, एक खबर फैल रही है कि ये मांग क्या रहे हैं लोग। तो जहां भी कोई भी सरकार का कोई कार्यक्रम चल रहा हो, एमपी का कोई कार्यक्रम चल रहा हो, कोई कुछ भी हो, ठीक है, एक कमेंट्स आपको छोड़ना #ESB रिजल्ट जारी करो। एक काफी इंपॉर्टेंट है सर, यूपी के लिए भी यूट्यूब पर क्लासेस लाई। देखो, क्लासेस के लिए तो मेरी पूरी टीम है वो वर्क कर रही है, ठीक है। चूंकि आज और ट्विटर पर जो है हमने एक एमपी स्टूडेंट यूनियन का एक ग्रुप बना दिया है ट्विटर पर। आप जाएंगे तो मेरे प्रोफाइल पर भी पाएंगे, नहीं तो आप जो है @चौहान एकेडमी डालेंगे तो उसमें एमपी स्टूडेंट यूनियन ग्रुप बन रहा है। अब हमारी सब की बातें हुआ करेंगी वहां पर, हम लोग वहां पर हजारों लोग, लाखों लोग जुड़ सकते हैं और हम लोग जो है एक होस्ट करके आपस में बात कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे हम लोग कॉल में बात करते हैं ना, उसी प्रकार से उसमें कई हजारों लोग जुड़ सकते हैं, उसमें हजारों लोग जुड़ करके आपस में बात कर सकते हैं। ट्विटर ने एक ऐसा स्पेस दिया है, तो जो उसमें जिसका लिंक भी लगा हुआ है एमपी स्टूडेंट यूनियन का, तो वहां से आप जुड़ भी जाइएगा, ताकि जब हम आगे की प्लानिंग करेंगे उसमें बात कर लेंगे। जो भी बात रखिएगा बहुत सभ्य तरीके से, शालीनता तरीके से रखिएगा, प्रॉपर तरीके से रखिएगा, ताकि हम जो बात कर सकें अपने हित के लिए बात कर सके। देखो, मेरी ये जो लड़ाई है वो मेरी है ही नहीं, सच्चाई ये है कि आपके बीच का हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि लड़ाई आपकी है। और अगर आपकी लड़ाई है तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुझसे जुड़ी हुई है, और इस लड़ाई में मेरा सहयोग देना अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है।
क्योंकि आज इस स्तर पर हम सभी शिक्षकों को अगर पहुंचाने का बहुत बड़ा श्रेय है तो आप सभी छात्रों का है। तो आज जब आप दमन के शिकार हैं, आज जब शोषण के शिकार हैं, आज जब परीक्षा परिणामों का इंतजार कर रहे हो, लगातार सरकार आपका शोषण कर रही है और ईएसबी जिस प्रकार से सांप बिल्कुल जो है कुंडी बना के बैठ गया आपके रिजल्ट पर, तो आवश्यक हो जाता है हम सभी शिक्षकों के आपके हित में बोलना, आपके सपोर्ट में बोलना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी शिक्षकों को यहां तक पहुंचाने का श्रेय आप सभी विद्यार्थियों को रहा है। तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपके हित में कुछ बोल सकूं। मुझे पता है कि इस मुहिम से मुझे कोई फायदा नहीं है, मुझे पता है इस मुहिम से मुझे कुछ पैसा तो मिल नहीं रहा है और ना इस मुहिम से मैं कोई कोर्स बेच रहा हूं, है ना। लेकिन कभी कभी कुछ काम ऐसे किए जाते हैं जहां पर स्वार्थ ना हो, जहां पर स्वार्थ छुपा हो, दूसरे का स्वार्थ। क्योंकि आपने एक बचपन में एक छोटा सा दोहा जरूर सुना होगा कि बाटन वारे के लगे जो मेहंदी के रंग, अर्थात जब कोई मेहंदी को बांट रहा होता है दूसरे को लगाने के लिए मेहंदी, लेकिन धीरे धीरे आप देखते हैं उसका हाथ खुद ही रंग जाता है। अर्थात परोपकार, अर्थात दूसरों के लिए काम करने में भी आपकी भलाई होती है, आपके नाम होते हैं, लोग आपको जानते हैं, आपको सम्मान देते हैं। और मानव होने के नाते, एक युवा होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कुछ ऐसा करें जो कि इतिहास में हमें याद किया जाए। तो सभी लोग जो हैं आप सब बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे, ठीक है। और हम एमपी पुलिस का रिजल्ट की उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम देखें, क्योंकि ये सब शुरू हो चुका है। आज आप लोग जो वीडियोस मैंने सभी लोग जरूर देखिएगा, एनडीटीवी की वीडियोस, आज तक की वीडियोस को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, शेयर करिए, उसको डाउनलोड करके छोटे छोटे चैनल वाले सब लोग उसको चलाइए। बड़ा बड़ा एक इंपॉर्टेंट होता है। और अच्छी बात है कि आज आपने राष्ट्रीय स्तर पर आपने मुझे प्रेजेंट करवा दिया। मुझे पता नहीं था इतना प्यार आप लोग करते। आज राष्ट्रीय स्तर पर एनडीटीवी इंडिया पर अगर जब मेरी वीडियो चल रहा था तो उसके नीचे लिखा होता अध्यक्ष मध्य प्रदेश बेरोजगार युवा संघ। आज तक पे अगर मेरी बाइट थी उसमें लिखा होता अध्यक्ष मध्य प्रदेश बेरोजगार युवा संघ। मतलब एक राष्ट्रीय स्तर पर आपने मुझे एक पहचान दिलाया, एक टैग दिलाया कि हमारे बेरोजगार युवा संघ के अध्यक्ष। ना कोई हमारा न मानना था हमारा कोई ऑफिस है, ना ही हमारी कुछ चीजें हैं, ना कोई पार्टी, फिर भी आप लोगों ने अध्यक्ष बना दिया। दिल से बनाया आपने। मुझे तो खुद नहीं पता होता कि मैं क्या अध्यक्ष हूं, ठीक है। वो जब लिखा आता है तो मुझे लगता है भगवान चलो कोई बात नहीं, बच्चों ने जो बनाया बना दिया। आइए, तो प्लीज आप लोग दिमाग में रखेंगे, पर यह है कि चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो, चाहे लोकल हो और चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, मैं आपके हित की बात रखता था, रखता हूं, रखता रहूंगा। और सभी शिक्षकों का सम्मान कीजिए, ये भी आपकी बात को किसी न किसी तरीके से रखते हैं। और मैं आप सभी शिक्षकों का धन्यवाद भी करना चाहता हूं बहुत बहुत तहे दिल से कि आप जिस प्रकार से आज खड़े रहे हैं सभी युवाओं के साथ, तो कल भी खड़े रहें, क्योंकि हम इनके मार्गदर्शक ही नहीं बल्कि हम इनके हीरो हैं। हम इनके रियल लाइफ के हीरो हैं। रियल लाइफ के हीरो तो सलमान खान, शाहरुख खान होंगे, और रियल लाइफ के हम इनके रियल लाइफ के हीरो हैं, क्योंकि हमसे जुड़े हैं, हमसे सीखते हैं, हमसे ही पढ़ करके आगे बढ़ते हैं और हमसे ही अपना दुख सुख रोते हैं, सुनाते हैं। और हीरो वो होते हैं, असली हीरो, जो आपके दुख सुख को सुन करके उसी के आधार पर आपके लिए फैसला करते हैं, ताकि आपकी जिंदगी में एक अच्छा बदलाव और सकारात्मकता ला सके। ठीक है, तो सभी लोग जो है बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ओके, चलिए, तो आप लोग देखो, पटवारी जो रिजल्ट को लेकर के, पटवारी रिपोर्ट को लेकर के मैंने एनडीटीवी में आज बाइट दी है, उसको आप लोग देखिए कि मैंने आज सवाल उठाए हैं जांच कमेटी पर भी, और मैंने ये भी बोला है कि इतने दिन से आप लोग देखिएगा, आप लोग एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं पटवारी, ऐसा नहीं कि चयनित पटवारी में कुछ बोला नहीं मैंने, सभी पटवारियों के लिए, चाहे चयनित हो चाहे ना चयनित हो, मैं सभी के लिए उसमें मैंने बात की है। आप उसको देखिएगा तो वो चीजें बहुत बैलेंस में है, बहुत तरीके से उसको शेयर कीजिएगा ताकि दूर दूर तक पहुंचे और सरकारों तक पहुंच सके। ओके, लव यू सर, लव यू टू लव यू टू लव भैया, है ना। ओके, अब पटवारी री एग्जाम, देखो री एग्जाम होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये डिसाइड करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। अब वो डिसाइड करेगी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, है ना, रिपोर्ट क्या कहती है उसके आधार पर। अगर रिपोर्ट में उनको ज्यादा चीज पाई जाती है, ज्यादा चीज लगती है, तो लोग उसको जो है निरस्त करके नया एग्जाम कराएंगे, और नहीं पाई जाती है तो लोग जो है रिजल्ट को जारी करके जिन लोगों पर नाम उठाया, तमाम चीजें, जिन लोगों को इन्वेस्टिगेशन कुछ अगर प्राप्त होगा तो उनके खिलाफ FIR करके आगे बढ़ जाएगी सरकार, ठीक है। अच्छा, ओके, तो थैंक यू। ये एक विशेष सूचना थी आप सभी के लिए कि जल्द आपको कुछ चीज मिलेगी, लेकिन रुकना नहीं है, लॉलीपॉप हमें देखना है, हमें तो अपना आउटपुट चाहिए, ठीक। तो जितनी भी वीडियोस हैं
इन वीडियोस को आप जो है फॉलो करें। जैसे मैंने आज की बताऊं, आज की ही वीडियो अगर चर्चा करें हम, तो आप देखिएगा अभी मेरे पास एनडीटीवी की तरफ से जो है एक मैम है जुड़ी हुई हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि ये रहा आपका आज का खबर पूरा। ठीक है, ये देखिए, ये चौहान एकेडमिक कम्युनिटी पर है। प्रदेश से जहां शिक्षित बेरोजगारों की लाइन लगी पड़ी है, और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां शिक्षित बेरोजगारों की लाइन लगी पड़ी है। प्रदेश ईएसबी परीक्षाओं का आयोजन तो करता है, लेकिन उसका रिजल्ट देना जरूरी नहीं समझता। इसी कारण प्रदेश में युवा पढ़ रहे हैं, परीक्षाएं भी दे रहे हैं, लेकिन इन परीक्षाओं के नतीजे महीनों नहीं सालों से अटके हुए हैं। देखते हैं रिपोर्ट। 6 बाय 10 का कमरा, छोटा सा गैस है, स्टडी टेबल, दीवारों पर नक्शे टंगे हुए हैं। बिजली का बिल ज्यादा ना आए इसलिए एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है। दिन रात अक्षय यहीं बैठकर पढ़ते हैं। अक्षय बीना से भोपाल आए हैं, वन रक्षक भर्ती परीक्षा दी है। अब तक रिजल्ट नहीं आया। पिता हाथ ठेला चलाते हैं, 3 बहनों के इकलौते भाई हैं। 3 से 4 एग्जाम आए थे, तो 3 से 4 एग्जाम तो ले ली उनने, लेकिन अभी तक इन 3 से 4 एग्जाम का एक भी परीक्षा परिणाम नहीं दिया है। और मेरे पापा हाथ ठेला चलाते हैं, वही मुझे खर्चा भिजवाते हैं अभी मैम। इन्हीं गलियों में अर्जुन भी कमरा लेकर रहते हैं। बरसिया से आए हैं, पिता किसान हैं, 2021 से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अगस्त में कांस्टेबल की परीक्षा दी, लेकिन नतीजों का इंतजार है। लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर के चक्कर लगा लगा कर परेशान है। जितना खर्च घर से मिलता है उसमें जैसे तैसे काम चल रहा है। कब हुई थी परीक्षा? अगस्त में हुई थी, अगस्त में दिया था एग्जाम मैंने। रिजल्ट्स? अभी रिजल्ट ही नहीं आया उसमें, तो रिजल्ट ही तो नहीं आ रहा है। रिजल्ट नहीं आ रहा? रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं फिर आप? अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं उसका फिर। तो अभी इंतजार ही कर सकते हैं। तो पूछते तो हैं कि घर वाले की अभी कितना क्या है, तो क्या बोलेंगे उनको कि मतलब कि अब क्या बताएं कि उनको कि ऐसा है और रिजल्ट दे नहीं रहे ऐसा। व्यापम ने तीसरे दफे अपना नाम बदला। पिछले साल कुल 15 परीक्षाएं ईएसबी ने कराई, कई के रिजल्ट अभी भी अटके हैं। पुलिस कांस्टेबल के 7090 पद, वन रक्षक के 1772 पद, जेल प्रहरी के 200 से भी ज्यादा पद, जेल अधीक्षक के 33 पद, ग्रुप 1 और 2 के लगभग 2000 पद, ग्रुप 4 के 3047 पद, ग्रुप 5 के 4852 पद, तो वहीं संविदा वर्ग 1 के 8720 पद। पिछली भर्ती पुलिस कांस्टेबल की चर्चा करें और एसआई की बात करें, मध्य प्रदेश एसआई की बात करें या अन्य भर्तियों की बात करें, पटवारी की बात करें, पिछले 5 साल पहले हुई थी, 2017 में हुई थी, चुनाव को ठीक पहले, और अभी चुनाव के बाद हुई, लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट रोका गया। पटवारी का रिजल्ट आया, लेकिन जब उनको भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो जांच कमेटी बैठाई गई, और आज जांच कमेटी क्या कर रही है कुछ किसी को पता नहीं। 1 महीने जिसको रिजल्ट देना था, बताना था, उस पर भी कोई चर्चा नहीं हो पाई है। सरकार का कहना है अच्छे नतीजों के लिए अच्छा समय लग रहा है, वहीं विपक्ष सड़कों पर उतरने की। तो ये तमाम चीजें हैं जो हम देख पा रहे हैं लगातार जिस प्रकार चीजें हो रही हैं। खैर, ये सारी वीडियो, सारा जो रिपोर्ट्स है, ये तमाम चीजें डाला है चौहान एकेडमी के उसमें कम्युनिटी में, है ना, पूरा लिंक है एनडीटीवी का, तो उस पे से भी आप इसको जो है देख सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का। ठीक है सर, लगता है रिजल्ट आ गया, साइट नहीं चल रहा। हाँ, मतलब रिजल्ट डाला जा रहा है, मैं बताता हूँ जो रिजल्ट है वो बहुत तेजी से। देखो, मैं आपको बोला था कि जब आप लोगों ने बोला था कि सर जब तक आप नहीं उतरेंगे तो मजा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। अब हो सकता है एमपी में हर कोई करना चाहता है, हर टीचर चाहता है रिजल्ट आए। सच में बताऊं, कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि कोई आगे आए तो मैं करें, तो मैं एक छोटा सा कड़ी मात्र हूं कि मैं आगे आके बात करता हूं, बोलता हूं, उसके बाद सभी उस कड़ी से कड़ी जुड़ते जाते हैं। आपको पता, जो मोती की जो पूरी की पूरी माला होती है वो बिना मोतियों के नहीं बन सकती है। मैं उस पूरी माला का एक छोटा सा मोती हूं, मैं पूरी माला नहीं हूं। माला तो सभी शिक्षक और सभी छात्रों से मिल करके बनती है। ठीक है, तो आप सभी के लिए हम मैदान में डटे हुए हैं
और अब सरकार पर प्रेशर पड़ रहा, सरकार को पता है कि 30 नवंबर को 30 जनवरी को शहीद दिवस के उतरना पड़े, और ये तय है, प्लान है। रिजल्ट अगर नहीं जारी किया तो 30 को सब दौड़ते हुए, पुलिस कांस्टेबल वाले दौड़ते हुए आएंगे, फिजिकल करते हुए रास्ते भोपाल में ही आकर के जो है फिजिकल के लिए, कि भाई अब दौड़ चुके, बहुत दौड़ चुके, इतना दौड़ चुके कि दौड़ते दौड़ते भोपाल पहुंच गए। एक अनोखा आंदोलन होगा पुलिस कांस्टेबल का, मतलब जिसको याद रखा जाएगा। अगर ये रिजल्ट नहीं आता, मैं आपको बता दूं, सभी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते लड़के लड़कियां दौड़ते हुए आएगा अपने फिजिकल टीचर्स के साथ। बांध लीजिएगा, रोटियां माटियां बांध लीजिएगा और चलते आइएगा आप लोग, ठीक है। तो मैं बोला ना, हमेशा कुछ ना कुछ अनोखा आंदोलन ही करने का मैं प्रयास करता हूं, तो ये भी एक अनोखा आंदोलन है। दौड़ते हुए बच्चे आए, फिजिकल की पूरी तैयारी करते दौड़ते हुए आए, और दौड़ते भोपाल हम पहुंचेंगे। यहां मैं पूरी व्यवस्था रखूंगा आप लोगों के लिए तमाम चीजें का, ठीक है। तो दौड़ते हुए सभी अपने फिजिकल टीचर के साथ पहुंचेंगे और बताएंगे कि भैया हम जो है, तो रनिंग भी हो जाएगी आपकी, एक अच्छा जो है, नहीं कहते, एक कौन से क्रॉस कंट्री रेस होती है, कौन सी कहलाती है ना, तो वो भी रेस आपकी संपन्न हो जाएगी, और इसी बहाने ये तमाम चीजें हो जाएंगी, ठीक है। सर जी बहुत दुख होता है जब मेहनत आप करते हैं और कोर्स ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के बिकते हैं। देखो यार, देखो मैं एक बात बताऊं हरीश खरे, आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन कोर्स सबका बिकना चाहिए, चाहे कोई भी हो, मैं हूं, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं। जितना आता है, जितना कोर्स बिकता है, उतने हम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ नहीं है। आपने देखा होगा कि कम से कम जब मैं आंदोलन की वीडियो बना रहा होता हूँ, तमाम चीज़ कर रहा होता हूँ, तो मैं कोर्स का प्रचार नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि इंटेंशन मेरा क्या होता है कि आपको मोटिवेट करके आपके हित में लड़ना, ठीक है। कोर्स सबका चले, सबका बिके, ईश्वर करे सबके घर में इतनी रोटी पानी आए कि वो और उसका परिवार सुखी पूर्वक खाए, मतलब बाहर जो है मतलब तकलीफ में ना झेलना पड़े। मैं तो सबको चाहता हूँ, चाहे छोटा कोचिंग हो, बड़ा कोचिंग, कोई भी कोचिंग हो, सबका चले मेरे भाई, है ना। चलिए आइए, ओके। सर 87 और 13% फार्मूला क्या होता है? अच्छा 87 ये नहीं पता आप लोगों को, चलो अलग से वीडियो बना दो, किसी वीडियो में बता दो 87, बताओ क्या कहते हो? 87 13 इसी में बता दूं? चलो तो शेयर कर दो पड़बड़ा, इसी में बता दो। चलिए सर एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे? मैं बार बार जीतूंगा, क्योंकि दिल बहुत जल्दी फिसल जाता है, ठीक है तुम्हारा, बार बार जीतना पड़ेगा मुझे। आइए अब समझेंगे 87 और 13% का फॉर्मूला क्या है, क्लियर? आइए देखो, आपको पता है कि एमपी में, सुनना अच्छे से, सुन अच्छे एकदम सुन लेना, यहां से वीडियो कट करके डाल देना। बहुत सारे जैसे चौहान सर फैन क्लब है, यश पटेल है, बहुत सारे अन्य संदीप गौर सर हैं, बहुत सारे लोग जो है वीडियोस को कट करके डालते रहते हैं। अब मैं कभी कॉपीराइट देता नहीं, ना कभी दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। दिनेश सिंह चौहान का कहना, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कॉपीराइट नहीं आएगा, मेरे मरने के बाद पता नहीं कौन देना दे, ठीक है, पर जब तक मैं जिंदा हूं मेरे चैनल से आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। मुझे खुशी होती है कि मेरी वजह से किसी व्यक्ति को थोड़ा सपोर्ट मिलता है। आइए तो आप लोग एक हेडिंग डालिएगा, क्या होता है 87-13%, जानिए वकील साहब से, है ना, एक बढ़िया से करके डालिएगा ताकि सब बच्चे समझ जाएं, ठीक है, कैसे आएगा पुलिस का रिजल्ट। आइए अगर हम चर्चा करें इसमें 87-13 का, तो क्या होता है 87-13, ठीक है, क्या है 87-13, इसके लाभ और नुकसान, लाभ व नुकसान क्या है, चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले देखेंगे, हमारे प्रदेश की बात करें तो अगर हम एसटी कैटेगरी का रिजर्वेशन की बात करें तो एसटी का हमारा रिजर्वेशन है 20% बेटा, एससी का रिजर्वेशन बेटा कितना है 16%, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है हमारा ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन कितना जुड़ गया, इसमें 10% जुड़ गया है। अब चर्चा करें हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का पहले था 14%, 2019 में इसको प्लस 13% को ऐड किया गया। यहां तक क्लियर हो गया? देखो एक क्लियर होते हैं बता दो सर, यहां तक क्लियर, ओके। अब हम अगर इसकी चर्चा करें, ठीक है, आइए चलिए, अब अगर इसको जोड़िए कितना हुआ टोटल, सिर्फ पहले इसको जोड़िए कितना हुआ बताइए जल्दी, मैथ्स किसकी तगड़ी है, तेज है? अरे
जोड़ो 20 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 14, टोटल कितना हुआ? ये हुआ 60। अरे सीधे सीधे यार, क्यों नहीं है भाई? 16 14 कितना? 30 हो गया, 30 30 60। अब अगर हम इसको भी जोड़ दे तो कितना हो बेटा? इसको भी जोड़ते कितना हो गया हमारा? 73%। यह है रिजर्वेशन, टोटल रिजर्वेशन। क्लियर? मामला तब गरमाया जब ये 13% को एक्स्ट्रा इसमें डाला गया। तो अब लॉजिक समझ नहीं आ रहा कि सर ये जो 87 का इससे क्या लेना देना? बड़ा मुद्दा बड़ा खतरनाक है। मुद्दा सिंपल है बेटा, एकदम शॉर्ट कट में समझे। यही जो 13% जो एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, ये 13%। क्लियर हो गया? ये जो 13% एक्स्ट्रा जोड़ा गया है वो है प्रोविजनल। प्रोविजनल का मतलब होता है टेम्परेरी, प्रावधिक है, टेम्परेरी। क्या कहेंगे? टेम्परेरी, प्रोविजनल। और 87 क्या है? मुख्य, चयनित, सेलेक्टेड, फिक्स, मुख्य। क्योंकि 73 है हमारा, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अगर हम 60 की बात करें, ठीक है, अगर हम 13 को इधर घटा देते, बाकी जो हमारी बची कितनी परसेंट? 27% की बात करें अगर हम, तो कितना हो गया हमारा बच गए? 60 20 80 और 7 87। अब बचा सिर्फ 13%, क्योंकि भाई 27% तो हमने दे दिया किस पर? चला गया किसको? जनरल कैटेगरी के लिए चला गया। लेकिन जो 13% बचा वो किसको जाएगा? इस पर फैसला होना है, या कि जनरल को जाएगा या कि ओबीसी को जाएगा। यहां तक समझ आ गया? बताइए। आप समझे बात को? क्लियर हो गया यहां तक? ये तमाम चीज होगी। अब पूरा का पूरा जो मुद्दा है वो इस बात को लेकर के है कि ये जो 13% जो 2019 में नया गैजेट आया और ओबीसी को 14% पर और 13% बढ़ा दिया गया ओबीसी को। तो जब ओबीसी को बढ़ाया गया तो जनरल कैटेगरी के बच्चों ने कहा कि ये हमारे 13% का हनन है। समझे? जनरल के बच्चों ने कहा ये हमारे 13% का हनन है और हमारे 13% की सीट को निकाल करके आप ओबीसी को दे रहे हैं। ओबीसी की तरफ से सरकार ने कहा कि चूंकि इनकी आबादी ज्यादा है इसलिए हम इनको 27% दे रहे हैं। मामला चला गया कहां? चैलेंज करने के लिए कहां पर चला गया? कोर्ट में। तो कोर्ट ने कहा भाई बात क्या, मामला क्या है, किसके लिए चैलेंज कर रहे हो? तो जनरल कैटेगरी ने कहा हम इस 13% को एक्स्ट्रा को चैलेंज कर रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि रुको, इसमें स्टे लगा दिया, हम इस पर चर्चा करेंगे। बीच में सरकार गई, सरकार ने जब याद कर, जब हम लोगों ने बहुत आंदोलन किया तो पूछा कि क्या हम रिजल्ट जारी करें, तो बोला कि 14% पर तुम रिजल्ट जारी करो, उस पर हमने कोई रोक नहीं है क्योंकि पिटिशनर को उस पर आपत्ति नहीं है। ओके, तो पिटिशनर को आपत्ति किस पर थी? सिर्फ इस 13% पर। अब हुआ मामला यहां से गर्म और यहां से जन्म हुआ, जीएडी ने नया फार्मूला बनाया जिसका नाम हुआ 87-13। मतलब 87% पर कोई दिक्कत नहीं, मतलब एससी का बच्चा खुश रहे। ठीक है, एससी को कितना 16% रिजर्वेशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। एसटी को 20% रिजर्वेशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। अब मामला आया कहां पर? जनरल और ओबीसी में, क्योंकि ओबीसी को 14% मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, और बाकी जो बचा वो किसको मिलेगा? जनरल कैटेगरी को, और उन सभी छात्रों को जो अपनी अपनी कैटेगरी से जनरल के बराबर मार्क्स ले आएंगे उनको मिलेगा। क्लियर? ओके फाइन। मुद्दा यहां पर बचा 13% का, अर्थात जब ये रिजल्ट जारी करेंगे तो 13% पर रिजल्ट नहीं होगा, बल्कि रिजल्ट जारी करेंगे 113% पर। कहो सर ये क्या बात है? हां जी, रिजल्ट जारी कितने परसेंट का होगा? 113% पर। रिजर्वेशन टोटल कितना? सबको मिला के 100% का। रिजल्ट कितने पे आएगा? 113 पर। बोलेगा सर ये क्या बात हुई, ये तो नया ड्रामा इसने रच दिया। हाँ सुनो कैसे होगा, सुनो। क्योंकि 87 पर तो सिलेक्शन हो गया सबका, जिनका जिनका नाम 87 पे आएगा आप पर कोई आपत्ति आनी ही नहीं है, आपको कोई आंच आनी ही नहीं है। आंच आएगी उस 13% पर, क्योंकि 13% रिजल्ट जारी होगा
ओबीसी का और 13% रिजल्ट जारी होगा जनरल कैटेगरी का। वहां भी जारी होगा, लेकिन ये जो 13% है ये रहेगा अधीन कोर्ट के। अब मान लो अगर हाई कोर्ट में ओबीसी कैटेगरी केस को जीत जाती है, सरकार केस को जीत जाती है, तो ये जो 13% बच्चे जो चयनित लिए थे ये हो जाएंगे बाहर, डिलीट। तो कितना हुआ? 87 था, ये 13 क्या हो गया? 100। ओके, अब मान लो ओबीसी केस हार जाती है तो ये डिलीट हो जाएंगे, तो ये चयनित बचेंगे, तो भी हुआ 87 + 13 100। इसलिए इस चीज को, लॉजिक को आप अच्छे समझेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? नहीं क्लियर बताना फिर से। बताइए, क्लियर हो गया ना? मतलब सरकार क्या की है, 87% और 13% में जो कुछ ऐसे बच्चे यूआर और ओबीसी, इसके लिए दोनों लड़ेंगे। 13% इनका रिजर्वेशन, 13% इनका, तो ये जो बच्चे हैं इनका रहेगा प्रोविजन। क्लियर हो गया? अगर एक डिलीट होता है, ये डिलीट होता है तो भी 100 बनता है, ये डिलीट होता है तो भी 100 बनता है। सरकार सेफ साइड से चल के आगे को रिजल्ट को जारी करना चाह रही है। ठीक है, ये हो गए हमारे सबसे बड़ा फायदा, ये नंबर 1 कि हमारा रिजल्ट आएगा। फायदा नंबर 1 क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा, चयन होगा, लोग जाएंगे नियुक्ति के लिए। क्लियर? ये होगा रिजल्ट। घाटा क्या है इसका? नुकसान क्या है इसका? समझना, नुकसान क्या है इसका 87-13 का। अब समझना, 100 नंबर का रिटर्न एग्जाम है और 100 नंबर का फिजिकल। सुनना बात को अच्छे से। 100 नंबर का रिटर्न एग्जाम है, 100 नंबर का फिजिकल। अब जिसके मार्क्स अच्छे हैं, गुड हैं, और उसका नंबर 87% में है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं। समस्या उस बच्चे को है कि रिटर्न में कम मार्क्स थे तो बेचारे को कितने दे दिए? 13 में होल्ड कर दिए उसको। सुनना अच्छे से। और रिटर्न फिजिकल में उसके अच्छे मार्क्स आए तो भी वो 13 में ही रहेगा। दिस इज अ प्रॉब्लम। क्लियर हो गया? कुछ समझ में आया? बात को समझें। एक बार रिजल्ट, भाई रिजल्ट तो बनाएंगे ना, दोनों चरण का अलग अलग बनाएंगे। तो पहले चरण का जब रिजल्ट जारी होगा, जब 7 गुना बच्चे निकाले जाएंगे, जब 7 गुना बच्चों को पास किया जाएगा, तो उन 7 गुना बच्चों में 13% अतिरिक्त बच्चे रहेंगे। किसका? 13% ओबीसी और 13% जनरल। अब वो 13% ओबीसी, 13% जनरल, अब रिटर्न के एग्जाम में आपके मार्क्स अगर कम आए तब, तो ये जो गणित है ये पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए। सर जनरल वाले में भी ओबीसी वाले आ सकते हैं क्या? हाँ, आ सकते हैं। देखो, एक महिला है, वो आरोप लगा रही है कि सर आपकी वजह से रिजल्ट रुके हुए हैं। देख भाई, तो महिला हो इसलिए तुम्हें कुछ कह नहीं रहा, लेकिन सुनो, फर्जीवाड़े तरीके से भर्ती होगी तो रुकवाते थे, रुकवाते हैं और रुकवाएंगे। हमें अपने समाज में या सरकारी नौकरियों में हमें बिल्कुल भी कोढ़ नहीं चाहिए, कैंसर नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता एक बलात्कारी, एक भ्रष्ट पुलिस बने, क्योंकि मुझे पता है कल के लिए मेरा बच्चा, बच्ची जो भी होगा, जो भी समाज में होगा, उसको क्या सुरक्षा देगा। मैं नहीं चाहता भ्रष्ट पटवारी बने। जमीन है सिर्फ 87,000 स्क्वायर फीट और बना दिए खसरा कितने का? 1 लाख स्क्वायर फीट का। मैं नहीं चाहता ऐसे कोढ़ अंदर जाए। कष्ट होगा, कोई बात नहीं, बट ऐसे कोढ़ के अंदर नहीं जाने। मैं नहीं चाहता वो प्राइमरी शिक्षक हो या कोई भी शिक्षक में ऐसे लोग अंदर, भ्रष्टाचारी अंदर जाएं जिनकी नैतिकता ही ना हो, छोटी बच्चियों को छेड़ें, परेशान करें और कल के लिए समाज कलंकित हो।
मैं नहीं चाहता कि मध्य प्रदेश के गरीब व्यक्ति का टैक्स का जो पैसा है ऐसे भ्रष्ट और अधम लोगों को सरकारी नौकरी का पैसा मिले। समझे? ये फैसला मेरा अटल था, अटल है और अटल रहेगा। फर्क नहीं पड़ता रत्ती भर तुम्हारे बकवास कमेंट करने से कि रिजल्ट मेरी वजह से रुके कि नहीं रुके। मैं सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, और अगर सरकार उसको समय पर नहीं करती तो सरकार की गलती है। दम है तुम्हारे गुर्दे में तो सरकार से बोलो। समझे? आइए इधर आते हैं। बकवास करते हो तुम लोग, मतलब भ्रष्ट लोगों को डाल दिया जाए ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को दबा करके कुचल के खा जाएं। तुम लोग होगे जो शॉर्ट समझते हो कि छोटे समय पर जल्दी जल्दी फटाफट चीजें हो जाएं, भाड़ में जाए, चाहे 2000 पटवारी गलत तरीके से चयनित हो जाए, चाहे 1000, हमारी नौकरी हमें मिलनी चाहिए, बस बाहर में जाएं। अरे तुम्हें क्या पता कल के तुम मर जाओ, तुम्हारी बच्ची के साथ गलत कर दे तो क्या करोगे? चढ़ा दे कोई बुलडोजर तो लिख के चला जाए कि कुछ नहीं हुआ तो क्या करोगे? उस दिन तुम्हें एहसास होगा इस चीज का कि इस भ्रष्ट जो 15 लाख 20 लाख रुपए दे के हुआ, काश इसको ना होने देते, हम चौहान साहब का साथ देते। फालतू बात करते हैं। आइए आइए, तो इसमें बस इस चीज की तकलीफ बाद में आएगी कि बच्चे को जो है ये कंसीडर कर पाने बड़ी मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि रैंक बनती है दोनों ही मार्क्स को मिला करके, जो रैंक बनती है दोनों को मिला करके। तो एक क्वेश्चन कुछ लोग उठा सकते हैं कि मैं अगर इस पेपर में कमजोर हूं और इस पेपर में स्ट्रांग हूं और जब दोनों के ही मिला के बन रही तो मेरी मेरिट आप ऐसे कैसे बना दिए? बस इस बात की तकलीफ ध्यान रखना, ठीक है? यह था पूरा 87-13 का फॉर्मूला। नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी रिजल्ट पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, रिजल्ट पर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम होती है भ्रष्टाचार पर, कोमल सिंह, हमें प्रॉब्लम होती है भ्रष्टाचार पर। तुम होगे एक ऐसे जिसको फर्क नहीं पड़ता समाज में लोग अपराधी, लोग सीट खरीद के आए, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम लोग हो स्वार्थी प्रवृत्ति के कि हमें हमसे मतलब है। मैं भी स्वार्थी हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रदेश को मैं अपना मानता हूं, देश को मैं अपना मानता हूं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बगीचे में कोई कीड़ा घुसे। मेरे बगीचे में मुझे पता है एक मछली आएगी और पूरे तालाब को गंध फैलाएगी। आप लोग नहीं देख रहे किस प्रकार से नैतिकता गिर रही है। अरे जो 15 लाख रुपए दे के आया तुम्हारी खाक रिस्पेक्ट करेगा, बोलेगा चलना भाई इधर हट, वो पहले 15 लाख का 50 लाख बनाएगा पहले, समझे? उसके बाद देखेगा क्या तुम्हारे एथिक्स करेगा। तुम फालतू ड्रामे कर लो जितना कराना हो, ठीक? अरे कहने का मतलब सबसे अच्छी चीज ये बोल सकते हो, सरकार पर प्रेशर कर सकते हो, निष्पक्ष भर्ती करवाइए, साफ सुथरी भर्ती करवाइए और समय पे करवाइए। और हम लोग तो वो प्रेशर ग्रुप है यार जो जिनका कम से कम सरकार के अंदर जू तो रहती करे, नहीं यार कुछ ना कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना तुम घर में बैठी रहना और तुम्हारी भर्ती कोई और ले गया। क्या है कि जब हमारा चयन हो जाता है ना और भ्रष्टाचारी भी घुस जाए तो हमें ये लगता है कि अरे यार घुस गया, हमारा चयन हो जाए। तुम्हें तकलीफ उस चीज की नहीं होगी कि उस व्यक्ति ने एक ईमानदार व्यक्ति की सीट खाई है जो योग्य था लेकिन उसका नहीं हुआ। ये दिमाग में रखना। चलिए, तो थैंक यू सो मच। ये हमारा 87 और 13% का फॉर्मूला, इसको दिमाग पे रखिएगा अच्छे से, ठीक है? 87-13 समझ गए होंगे आप लोग कि 13% जो है यूआर और 13% जो है ओबीसी का। ये फाइनल लिस्ट नहीं रहेगी, इसमें जिन बच्चों का नाम आएगा प्रोविजनल रहेगा, अधीन रहेगा हाई कोर्ट के उसमें, ठीक है? और हो सकता है इनको नियुक्ति भी ना दी जाए, हो सकता है इनको होल्ड पे रखा जाए, नियुक्ति ना दी जाए इनको, जिनका नाम इसमें आया हो सकता है नियुक्ति ना दी जाए। क्यों नियुक्ति अगर दे दी जाएगी दिक्कत आएगी। नियुक्ति पहले किसको दी जाएगी? 87% लोगों को नियुक्ति दी जाएगी। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, सरकार है वो करेगी, क्योंकि सरकार को पता है कि वहां पर कहीं ना कहीं चीजें डगमगाई हुई हैं। और कोई क्वेश्चन? चलिए, तो थैंक यू सो मच। आज के लिए आप सबका चीज बनी रहे। आज मैंने काफी चीजें बताई हैं, अब जो रिजल्ट आएगा तमाम चीज आएंगी। ये जो मैंने 87 और 13 बताया, सभी जो यूट्यूबर से छोटे यूट्यूबर बड़े जो भी हैं
आप लोग चाहें तो इस वीडियो को कट करके इतना जो है डाल सकते हैं और शेयर कर सकते हैं 87-13 के फार्मूला क्या होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, एक और चीज, हाँ रुक रुक रुक, एक और चीज, क्या जनरल कैटेगरी में SC ST OBC जा सकता है? सुनो पहली बात तो देखो, जनरल कोई रिजर्व चीज है नहीं, यू आर ओपन कहलाता है, ओपन फॉर ऑल, ये सबके लिए। अब मान लीजिए जनरल की कट ऑफ बनाई गई मान लो 80 नंबर एग्जाम्पल। अब कोई OBC का बच्चा है जिसके नंबर आए 80 या 81, तो कहां चला जाएगा? जनरल में। कोई SC का बच्चा, इसके SC ऐसे वो चल जाएगा जनरल में। कोई ST का बच्चा चल जाएगा जनरल में। क्लियर कट, समझ गए बात ना? मतलब आप ये समझें कि आपका जो माइग्रेशन है अपनी कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में, वो बिल्कुल संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि जनरल कोई कैटेगरी नहीं होती, ओपन कैटेगरी, वो ओपन है, ओपन फॉर ऑल। उस पर कोई भी व्यक्ति जो जनरल के बराबर मार्क्स लाएगा उसमें जंप कर जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो ये होता है हमारा चीजें। दूसरी चीज, दो प्रकार के रिजर्वेशन होते हैं हमारा, एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन। ठीक है, तो वर्टिकल रिजर्वेशन में हमारा क्या क्या आता है? जैसे आ गया, हमने सामान रख लिया, हम रख लिया OBC रख लिया, हमने SC रख लिया, हमने ST रख लिया, हमने EWS रख लिया। अब समझना बात को, तो ये रिजर्वेशन हमारा कहलाता है वर्टिकल रिजर्वेशन। वर्टिकल का मतलब है कि जैसे मान लो सामान्य है, OBC है, SC ST है, ठीक, तो अगर OBC के मार्क्स सामान्य के मार्क्स से बराबर ज्यादा आते तो इसमें आ जाएगा, ये भी इसमें आ जाएगा, ये भी इसमें आ जाएगा और ये भी इसमें आ जाएगा। क्लियर हो गया? लेकिन SC वाला व्यक्ति OBC में नहीं जा सकता, SC वाला ST में नहीं जा सकता, ये इसमें नहीं जा सकता। ठीक, UR वाला इधर नहीं जा सकता। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि वर्टिकल कैटेगरी में जो सामान्य कैटेगरी के बराबर मार्क्स मान लीजिए 80 नंबर है, उसकी कट ऑफ 80 जाती है, तो उस 80 नंबर में जितने भी इस कैटेगरी वाले लोग हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी वर्टिकल, जिसे हम कहते हैं सोशल कास्ट के बेस पर हमारा जो है ये मिलता है रिजर्वेशन। दूसरा है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो होता है वो इंटरलॉक होता है। इंटरलॉक का मतलब होता है अपनी अपनी कैटेगरी में एडजस्ट होता है। तो हॉरिजॉन्टल में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जैसे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किसके लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए कितना है, 10 है, और महिलाओं के लिए 33% है। तो इसका नियम ऐसा कहता है कि मान लीजिए अगर UR कैटेगरी के टोटल 100 सीट है और रिजर्वेशन कितना है, 33%, तो महिला जो होगी 33 महिलाएं होना कंपलसरी, इसमें रूल ये कहता है। और अगर वो ऑटोमेटिक बिना हॉरिजॉन्टल अप्लाई किए अगर 33 आ गई तो उनको अलग से कट ऑफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं आई तो फिर हम नीचे उतने लड़कों को कट करेंगे उस कैटेगरी के। ऐसे ही 33, जैसे इसमें हमारा OBC, इसमें 33 आएगा, इसमें 33 आएगा, इसमें 33, मतलब हर कैटेगरी में वो 33% लड़कियां घुसेंगी अपनी अपनी कैटेगरी में। दूसरे कैटेगरी में जाएंगे, अपनी अपनी कैटेगरी 33% लड़कियां घुसेंगी। क्लियर हो गया? मतलब जैसे 100 सीट अगर OBC की है तो 100 सीट में 33 लड़कियां होना कंपलसरी है, उसमें 10 एक्समैन होना कंपलसरी है। ऐसे ही SC में अगर 100 सीटें हैं तो 100 सीटों में 33 लड़कियां कंपलसरी हैं। अगर नॉर्मली ही मार्क्स लेके आ जाती ठीक है 33, और नहीं आ पाती तो उनके लिए उतने मार्क्स को कम करेंगे, उतने लड़कों को हटाएंगे और उतनी लड़कियों को एडजस्ट करेंगे। बहुत सिंपल क्लियर कॉन्सेप्ट है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का। और इंटरलॉक होता है, मतलब वर्टिकल के साथ ही हॉरिजॉन्टल चलता है। कभी ऐसा नहीं होता कि हम हॉरिजॉन्टल को अलग कर दें, वर्टिकल कर। यही किया है MP पुलिस कांस्टेबल 2020 की भर्ती में, कि हॉरिजॉन्टल को अलग कर दिया, वर्टिकल अलग कर दिया, और उसको सिद्ध करने के लिए 2023 की भर्ती में फिर से कर दिया, हॉरिजॉन्टल अलग कर दिया, वर्टिकल अलग कर दिया। लड़कियों के लिए समस्या। ठीक है, ये था हमारे लिए। सर EWS जनरल में जा, बिल्कुल जनरल जा सकते हैं 100%। चलिए, एक लड़का है अजय रावत, कोमल को मैसेज कर रहा है कि
रानी कोमल जी, आप सही कह रही हैं। चौहान सर जैसे लोग बहुत महान हैं, इनके चरणों की धूल को माथे पे लगाना चाहिए। ठीक है जरावत, लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थैंक यू सो मच। लेकिन चरणों की धूल लगाने की आवश्यकता नहीं, सम्मान करो, वही पर्याप्त है। ठीक है, और कुछ? आइए, थैंक यू सो मच। आपने सब लोग देखेंगे। लव यू गुरुजी, लव यू टू, टेक केयर। हाँ, ओबीसी गर्ल्स की लड़कियां जनरल में जा सकती हैं, ये जजमेंट है आपका। अभी पहले तो नहीं जा सकती थी, लेकिन अब जा सकती हैं। आपका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो, आपको याद करिए, सौरभ यादव जजमेंट उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में कहा था कि जो ओबीसी जो लड़कियां हैं, अगर उसके मार्क्स अच्छे हैं, ज्यादा हैं, तो जनरल कैटेगरी में जा सकती हैं। ध्यान रखें, लेकिन अगर रोक देता कभी तो बहुत सुलझे हुए वकील के द्वारा ही जाइएगा, किसी भी सर्विस मैटर के एक्सपर्ट से ही मिलिएगा, तभी इसमें जाइए, जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का चीज समझ रखता हो, तो भूसा बन जाएगा पूरा। चलिए, ठीक, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।